मैं इसका मतलब आपको समझा दे रहा हूं कि आखिर मैंने यहां पे ये वर्ड क्यों लिखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में अगर ये बात करे आपसे कि बताओ भारत का वो कौन सा पहला बैंक है जहां पर एक्ट ऑफ राइट दिया गया था, भारत का कौन सा बैंक? देखो, भारत का फर्स्ट बैंक यह है जिसका नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या नाम है? अवध कॉमर्शियल बैंक, जहां पर भारतीयों के लिए एक्ट ऑफ राइट दिया गया था। एक्ट ऑफ राइट का मतलब होता है कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार। अब यहां पे भारतीयों को काम मिलने लग गया था बैंक में, तो आपसे कभी पूछेगा कि भारत का वो पहला बैंक बताओ जहां पे एक्ट ऑफ राइट दिया गया था, तो वो होगा अवध कॉमर्शियल बैंक में, जहां पे भारतीय लोग कार्य कर सकते हैं, वेतन पा सकते हैं, लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान से समझिएगा, भारत का फर्स्ट बैंक अगर आपसे पूछे पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक जहां पे मैनेजमेंट का राइट मिल गया था। क्या मिल गया था? मैनेजमेंट का राइट मिल गया था भारतीयों को कि अब आप प्रबंधन में अधिकार ले सकते हैं, आप प्रबंधन, मेरे साथ प्रबंधन में भी बैठ सकते हैं, मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें बड़े स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अगर पूछे भारत का पहला बैंक जहां पे मैनेजमेंट राइट दिया गया था, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। जहां पे एक्ट ऑफ राइट की बात करेगा वहां पे अवध कॉमर्शियल बनेगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यही बात कहे भारत का वो पहला बैंक बताओ जिसकी पहली ब्रांच लंदन में खुली थी, तो लंदन में खुलने वाला एक ही बैंक है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था, इसका जो है कि 1946 में पहली ब्रांच जो है कि लंदन में खुला था। कहां खुला था? लंदन में खुला था। तो भारत का पहला बैंक है जिसकी पहली ब्रांच कहां खुला? 1946 में लंदन में खुला था। नोट करके इस बात को आप लिख लीजिएगा। तो राइट का मतलब भी आप समझ गए, और यहां पे पहली ब्रांच भी सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अभी किसी भी की ब्रांच नहीं खुली है बाहर, लेकिन पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया जिसकी पहली ब्रांच आजादी से 1 वर्ष पहले 1946 में लंदन में ओपन की जाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब आगे हम लोग चले, तो अब देखो फाइनली हम लोग कहां पहुंचा है बच्चा? यहां पहुंचे। अब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, मैं आगे चलूंगा, इधर का मिटा दूं, ठीक है? अब आप देखिए आगे क्या घटना हो रही है। देखिए 1920 में, ये स्टार मान लेना आप लोग या हैश मान लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डेट पूछा जाता है। 1920 में अब यहां पर एक्सपर्ट कमेटी बनती है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, एक एक्सपर्ट कमेटी बनती है। इस कमेटी का नाम है रॉयल कमीशन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस। अब अंग्रेजों ने यह सीख लिया था कि वर्ल्ड वॉर के बाद 4 बैंकों में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, अब हमें किसी कमेटी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी सारे बैंकों में। तो पहला कदम 1920 में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम है रॉयल कमीशन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस भारत की बैंक के संबंध में पहली कमेटी 1920 में है, ध्यान रख लीजिएगा, पहली कमेटी है। और इस कमेटी का पहला प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है बेटा, जो पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है, इसका नाम है यंग हिल्टन। नाम क्या है? यंग हिल्टन। ध्यान रखिएगा, ये यंग हिल्टन है, पहला भारत के कमेटी का प्रेसिडेंट बनता है, फर्स्ट जो है कि प्रेसिडेंट बनता है इस कमेटी का, जिसका नाम क्या है? यंग हिल्टन। और ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, यंग हिल्टन जो है कि पहली कमेटी का बनाया गया, ठीक है ना? अब देखो जैसे ये बना बच्चा 1921 में इसने क्या किया कि 3 बैंक जो बने हुए थे इनको उठा करके मर्ज कर दिया।
मर्ज करके क्या बनाया इसने, जो कि मैंने बताया था, इंपीरियल बैंक बना दिया। अब इसको समझ में आ गया कि सारे बैंक बनाने का कोई फायदा नहीं है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिलाकर के क्या बना दिया, इंपीरियल। पहला कदम यंग हिल्टन ने ये उठाया। तो अब हम लोग 1921 तक आ गए कि कैसे कैसे सारी कहानी 1921 तक रही है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम सभी लोग। 1900, हाँ, पंजाब एंड सिंध, पंजाब एंड सिंध बैंक पंजाब वाले क्षेत्रों में था। देखो 1921 के बाद 1923 में एक और बैंक बनता है जिसका नाम है आंध्रा बैंक, आंध्र प्रदेश में था, इसका नाम क्या रखा गया, आंध्रा बैंक। इसके बाद 1925 में एक और बनता है बैंक जिसका नाम है सिंडिकेट बैंक। नाम सुने आप लोग? सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में हो जाती है। और 1926 डेट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। इस पर मैं 3 स्टार मार दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 1926 में अ बिल प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट रिलेटेड टू आरबीआई। तो आरबीआई के संबंध में एक बिल को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, और रिजल्ट क्या हुआ, 1927 में इट वॉज नॉट पास। यह बिल पास नहीं हुआ, यह बिल पास नहीं हुआ। भेजा तो गया 1926 में, लेकिन 1 साल के बाद रिजल्ट आता है कि इस बिल को होल्ड कर लिया जाता है, पास नहीं किया जाता है। और जैसे इस बिल को होल्ड किया जाता है, इधर मिटा दूं मैं, ठीक, हाँ बेटा, नहीं नहीं अभी नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, अभी इसका नामो निशान नहीं है। एक बिल बस भेजा गया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, तो लोगों को लगा कि अब केंद्र में कोई एक ऐसा सेंट्रल बैंक बनाया जाए ताकि कोई भी दूसरा वर्ल्ड वॉर अगर शुरू होता है तो कम से कम एक सेंट्रल लेवल बैंक रहेगी जो फाइनेंस तो कर सकती है या बचा तो सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आ सकता। तो एक उसी के संबंध में एक बिल पहले भेजा गया कि इस बिल पे साइन कर दो कि आरबीआई जैसी संस्था बनाना चाहते हैं। लेकिन दरअसल क्या होगा, 1927 में इसका रिजल्ट होता है कि इस बिल को होल्ड कर लिया था, पास नहीं किया जाता है। और वो क्यों नहीं किया था, इसका कारण था। अब इसका कारण यहां पे समझना, क्योंकि 1929 to 33 में ये ग्रेट रिसेशन आ गया था। पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा ग्रेट रिसेशन आ गया, आपको पता होगा, इसको महामंदी बोलते हैं। अब इन लोगों को पता चल रहा था कि विश्व के स्तर पे क्या हो रहा है। अगर मान लो उसी समय आरबीआई का बिल पास कर देते और उसी समय आरबीआई बना देते तो ग्रेट रिसेशन के आने बाद आरबीआई भी डूब जाता। हाँ, सारे थे उसमें, सारे उसके चपेट में थे ग्रेट रिसेशन के, ठीक है ना, कोई भी बचा नहीं था। तो ग्रेट रिसेशन का मतलब सामान्य अर्थ क्या होता है, जहां पे बेटा नो डिमांड, किसी प्रकार की डिमांड नहीं होती है, और नो सप्लाई, किसी प्रकार की सप्लाई नहीं होती है, और नो एम्प्लॉयमेंट, किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता लॉन्ग समय के लिए। इसको ग्रेट रिसेशन कहा जाता है। जैसे ये रिसेशन, बेटा ध्यान से समझना, जैसे रिसेशन ये खत्म हुआ 1933 में, तुरंत जो है कि उसी बिल को अगेन बिल प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, तुरंत जो है कि दोबारा उसी बिल को जो होल्ड किया गया था उसी को दोबारा प्रेजेंट कर दिया गया। और संभवतः हुआ क्या कि 1934 में इट वॉज पास, और ग्रेट रिसेशन समाप्त होते ही यह बिल क्या कर दिया गया, पास। और इसी बिल के आधार पे बच्चे पहली बार बनाया जाता है आरबीआई एक्ट 1934। सुने हो ना आप सभी लोग? तो पहले आरबीआई के संबंध में एक कानून बनता है जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934 बना दिया जाता है। और जैसे ही बिल बन जाता है 1 अप्रैल 1935 को क्या स्टैब्लिश कर दिया जाता है,
आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया था। 1935 को ध्यान रखिएगा किसकी स्थापना होती है, तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। नोट करें इसको। नो सप्लाई, नो डिमांड, नो एम्प्लॉयमेंट, और ये लॉन्ग समय के लिए होता है, अल्प अवधि के लिए नहीं होता बच्चे, लंबे समय के लिए ग्रेट रिसेशन चलता है, ठीक है ना। नोट हो गया सभी लोगों का? हो गया आपका? ठीक। हाँ बेटा, इट वॉज नॉट पास नहीं हुआ, ये बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है, ये बिल पास नहीं हो पाया। अब आरबीआई की स्थापना आप बता सकते हैं कब हुआ एस्टैब्लिश? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बन गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो हम। अब 1935 के आगे इसका मतलब थोड़ी सी आरबीआई की हम लोग चीजें देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी लोगों का ना? मिटा दूं मैं? हाँ जल्दी करो फटाफट एकदम। चलिए, तो अब देखिए जरा, यहां पे एक तरफ आरबीआई हम लोग देख लेते हैं इस पॉइंट से, एक तरफ हम लोग आरबीआई की बातें कर लेते हैं और एक तरफ हिस्ट्री को लेकर के चलेंगे हम लोग। एक तरफ आगे हिस्ट्री को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हमने बताया आरबीआई कब बना, तो आपने कहा 1 अप्रैल 1935 में बेटा बन गया। क्लियर? तो देखो आरबीआई की मूलभूत कुछ बातें। आरबीआई जो है कि यह इस समय आरबीआई जिस समय बना, इस समय बेटा प्राइवेट बैंक था। कौन सा बैंक था इस समय? प्राइवेट बैंक। उस समय जिस समय बना 1935 में, ये कैसा बैंक था? प्राइवेट बैंक था, ठीक है। नंबर दूसरा बेटे, इस समय इसके पास जो पेड ऑफ कैपिटल था, पेड ऑफ कैपिटल जो था वो था 5 करोड़ रुपीस। कितना पैसा इसके पास था पूरे एसेट से मिला करके? हाँ, ऑल एसेट से मिला करके इसके पास 5 करोड़ रुपया था। तीसरी बात, इसे आरबीआई को ही स्वदेशी बैंक कहा गया। कौन सा बैंक कहा गया? स्वदेशी बैंक कहा गया। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक, तो आंसर किस पे मारिएगा? आरबीआई पे मारिएगा, है सभी लोग। स्वदेशी, जब भारत का पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन जब पूछेगा भारत का पहला स्वदेशी बैंक तो सीधा आंसर आरबीआई पे मारना। गलती से बैंक ऑफ हिंदुस्तान पे मत मार देना, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसके बाद चौथी बात अगर हम कहें कि फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर सुने हो ना ऑफ आरबीआई का, अगर 1935 में देखा जाए बच्चे तो इसका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। एक अंग्रेज था, ये पहला गवर्नर रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात अगर करोगे तो सीडी देशमुख थे। आजादी के बाद इनको बना दिया गया था फर्स्ट इंडियन गवर्नर। लेकिन 6 नंबर पे आप कहोगे कि सर बताइए आरबीआई का हेडक्वार्टर 1935 में कहां था, तो
तो सीधा मारिएगा कोलकाता, कहां था? कोलकाता में था। और 7वें नंबर पे 1937 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया हेडक्वार्टर को, और ट्रांसफर करके कहां लाया गया बच्चे? मुंबई में। कहां लाया गया? मुंबई में। तो अगर आपसे पूछता है कि एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहां है, तो आप आंसर क्या मारिएगा इसमें? मुंबई में मारिएगा। क्लियर? अगर आपसे पूछता है कि एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो किसका नाम आएगा? शक्तिकांत दास जी हैं। ये 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास साहब जी हैं। इतना नोट करें जरा इसमें। आरबीआई की बातें, ट्रांसफर बेटा, हाँ टीएफ ट्रांसफर लिख दिया हूं मैं। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट यहां पे बच्चे लिख लीजिएगा। 1929 to 33 में जब ग्रेट रिसेशन चल रहा था तो इंडिया में एक बैंक बन रहा था, इसका नाम था विजया बैंक। और ये विजया बैंक जो बना था 1931 में ही बन गया था। तो कई बार अगर मान लो पूछ दे कि ग्रेट रिसेशन जब चल रहा उस समय कौन सा बैंक भारत में स्टैब्लिश हो रहा है, तो नाम है विजया बैंक। विजय से विजया बन जाएगा, विजया बैंक था। ठीक है, 1931 में था। और नीचे लिख लीजिएगा 9 नंबर पे 1938 में देना बैंक बना। देना बैंक 1938 में, 37 पे ट्रांसफर हुआ तो फिर इसके बाद देना बैंक की स्थापना किया गया। 1938 में देना बैंक बना। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए जरा हिस्ट्री में आरबीआई बन गया तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया जाता है बेटा? नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। किसका राष्ट्रीयकरण? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण का सामान्य अर्थ होता है अंडर गवर्नमेंट। किसके अंतर्गत लाया गया इसको? गवर्नमेंट के अंतर्गत लाया गया। तो पहला अगर राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे तो किसका किया गया है? आरबीआई का। ठीक है ना? कितने करोड़ के साथ में किया गया है? तो मैंने बताया था इसके पास कितना पैसा था? 5 करोड़ के साथ में इसको गवर्नमेंट बैंक का दर्जा मिल गया इस समय आरबीआई को, अर्थात अब ये गवर्नमेंट बैंक के रूप में आ गया। क्लियर हो गया मेरी बात को? चल जरूर। इसके बाद आप देख पाते हैं कि 1943 में 2 बैंक इस्टेब्लिश होते हैं। एक यूको बैंक, यूको बैंक की स्थापना होती है, और एक ओरिएंटल बैंक। एक ओरिएंटल बैंक की स्थापना 43 में हो जाती है। 43 के बाद 49 में लिख लेना, ऊपर करके नीचे करके, क्योंकि 43 पहले आएगा फिर 49 आएगा। ठीक है ना? फिर भी मैंने यहां लिख दिया ताकि आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आप देखोगे 1966 में जितने भी भारत में कोऑपरेटिव बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक कम्स अंडर द आरबीआई, कम्स अंडर द आरबीआई। आरबीआई के अंतर्गत उसको लाया गया। जितने भारत में कोऑपरेटिव बैंक थे 1966 में। ठीक है, यूको बैंक कहा जाता है इसे, यूको बैंक ना यूको बैंक ही कहा जाता है। ठीक है, अगला बेटा लिखिएगा 1969 में आपने देखा होगा 14 बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। हाँ, 14 इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय, इंदिरा गांधी की। ठीक है ना? 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कितने करोड़ में किया गया? तो 50 करोड़ के साथ में किया गया।
ठीक है, कितने करोड़ के साथ में किया गया? 50 करोड़ के साथ में किया गया। इसके बाद 1973 में 73 में बच्चे क्या हुआ कि फॉरेन ट्रेड के लिए एक एक्ट बनाया जाता है। एक्ट बनता है जिसका नाम है फेरा। क्या नाम है? फेरा। ये फेरा जो है कि आरबीआई फॉर्म करता है, आरबीआई के द्वारा, बाई आरबीआई। फेरा का मतलब क्या था? क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अभी कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। क्लियर? 1973। इसके बाद बच्चे 1980 आता है। 1980 में 14 और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने 100 करोड़ में? 200 करोड़ में राष्ट्रीयकरण 1980 में कर दिया जाता है। इसके बाद 1993 में एक बैंक बनता है जिसको न्यू बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसे तुरंत उठा करके मर्ज कर दिया जाता है पंजाब नेशनल बैंक में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया बना और इसे मर्ज कर दिया गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में। और इसके बाद 1999 में फेरा को एंड कर दिया जाता है। फेरा जो बनता है इसको एंड कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस लिख लो, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है और रिप्लेस करके लाया जाता है फेमा। क्या लाया जाता है? फेमा। इसको मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, बाकी सब वही रहेगा। मैनेजमेंट एक्ट 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारी कहानी चलती है। अब आगे चलते हम लोग हैं। सरकार के अंदर में आ जाती है वो, सरकार के अंडर द गवर्नमेंट आ जाती है वो, ठीक है, क्लियर? तो यहां तक हम लोग चले। अब लिखो जरा, इसके बाद मिटा दूं क्या इसको? मैं पूरा मिटाऊं? लिखो जरा, लिखो जल्दी, फटाफट लिखो जिसका छूटा हुआ है। तो 1999 में क्या बना बेटा? फेरा को समाप्त करके क्या लाया गया? फेमा। इसको बोला गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में काम किया है। चले, हो गया? चले, अब मिटाता हूं। देखिए, अब आते हैं 2018 में। लिख लो, 3 बैंक को मर्ज किया गया। पहला बैंक जिसका नाम है देना बैंक, दूसरा विजया बैंक और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक।
और तीनों को मिला करके बैंक ऑफ बड़ौदा को बड़ा बनाया गया, लार्जेस्ट कर दिया गया। ठीक है, हाँ, विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद 2019 में 10 बैंकों को मर्ज किया गया और 4 बैंक जो है कि आए इसमें से निकल करके। पहला बैंक आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 में बना था। और दूसरा बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये 2 बैंक बने और दोनों को मर्ज किसमें किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में। क्लियर? तो यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक दोनों को मर्ज किसमें किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में। एक और बैंक था जिसे आप सभी लोग जानते हैं, आंध्रा बैंक, और दूसरा जो है कि कॉरपोरेशन बैंक। इन दोनों को मर्ज किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तीसरा बैंक जिसको केनरा बैंक बोलते हैं और सिंडिकेट बैंक, इन बैंकों को मर्ज करके केनरा को क्या किया गया? बड़ा बनाया गया। और चौथा आपने देखा होगा इलाहाबाद बैंक, और इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों को एक साथ मर्ज करके बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा बनाया गया। नोट कर लें। हाँ, कॉरपोरेशन बैंक। हाँ बेटा, केनरा बैंक है और कॉरपोरेशन बैंक है। केनरा को बड़ा बनाया गया, लार्जेस्ट बनाया गया। सिंडिकेट बैंक, केनरा और सिंडिकेट बना करके केनरा को बड़ा बनाया गया। ठीक है, हाँ 2019 में सब नहीं, 10 हो गए बच्चे, सबको एक साथ मिला किया गया। देखो 1 2 और ये हो गया 3 4 5 और ये हो गया 6 7 8 डबल बार काउंट नहीं होगा, 9 और 10 डबल बार काउंट नहीं होगा। हाँ, पहले मिलाया जाता फिर उसी में अलग किया जाता है। ठीक है, तो 10 हो गया। तो एक हमारे बैंक का इतिहास क्या हो गया? समाप्त। अब हेडिंग डालो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। हाँ, इन दोनों को बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा बनाया गया। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन अलग होता है, बैंक ऑफ इंडिया अलग होता है। चलो हो गया। अब लिखो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। क्या लिखना बच्चे? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। हो गया था कि नहीं हुआ था? छोड़ दिए थे? छूट गया था? हो गया था ना? बोलो, बोलना चाहिए फटाफट, है ना? अब लिखो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। क्या ज्यादा होगी क्लास क्या आज की? ज्यादा तो नहीं हुआ ना? है रोज शांत हो गए, हमको लग रहा ज्यादा हो गया। ज्यादा नहीं हुआ ना? नेक्स्ट क्लास में
हेडिंग दे दो सर, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई लिख दूं। थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं फिर आगे छोड़ देंगे हम, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, क्लियर। देखो यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है पॉलिसी, क्या लिखा हुआ है, पॉलिसी। भारत में दो प्रकार की पॉलिसी है, एक को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हाँ, वो सब प्राइवेट आगे बताऊंगा अपन, जब हम पेमेंट वगैरह बैंक वगैरह पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसको, है ना। फिनो बैंक इज द पार्ट ऑफ द पेमेंट बैंक, ठीक है। तो एक दो प्रकार की पॉलिसी, एक हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा हमारे पास फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी जो होता है बेटा, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, लिख लीजिएगा, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना, दूसरा इकोनॉमी स्टेबल करना, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। तीन इसके कंपोनेंट होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक पहला जिसे कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे क्या कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा पॉलिसी बताओ कौन सा होता है इसका, कोई बता सकता मुझे। मॉनेटरी पॉलिसी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और दूसरा क्या होता है, सोच के बताओ क्या हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के दो कंपोनेंट बड़े शानदार होते हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और दूसरा क्या होता है। सोचो 2 मिनट और बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी किसी किसी एग्जाम में ना पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। बताओ, सोच के बताओ। क्या हो सकता है, नहीं पता। अगर मैं कहूं कि गूगल से खोज के बताओ तो कितना तेजी के साथ खोज के बता सकते हो। हाँ देखो, हमेशा नकल मारने के लिए अकल चाहिए ना, नहीं चाहिए। अगर मैं खोज के बताओ, सबके हाथ में मोबाइल दे दिया और नकल मार लो, तो कितना देर में मुझे बता सकते हो, कितना सेकंड में। बाप रे बाप, नकल मारने के लिए अकल चाहिए। एक होता है मनी सप्लाई, क्या होता है, मनी सप्लाई। देखो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस कितना नीचे है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा मनी सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होता है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लिखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार की होती हैं, लिखो, देयर आर 2 टाइप मॉनेटरी पॉलिसी। आगे हम डिस्कशन करेंगे, मैं लिख के छोड़ दे रहा हूं, अगली क्लास में हम बताएंगे इसको। देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप्स की होती हैं, एक जिसे कहा जाता है
क्वांटिटेटिव टूल्स, गुणात्मक पहलू, और दूसरा जो है कि क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स से बच्चे हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, जैसे CRR, SLR, OMO, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नाम सुने आप लोग? बहुत बढ़िया। बैंक रेट, बेस रेट, MSF, ये इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स में पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव टूल्स में हम लोग देखेंगे जैसे क्रेडिट कंट्रोल टू कंज्यूमर्स, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे फंक्शन ऑफ RBI। फंक्शन ऑफ RBI पे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए पर्याप्त है। आप लोगों का फेस देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं आगे, ठीक है ना? ठीक।